नई दिल्ली सीट की अगर बात करें, कालकाजी सीट, पड़पड़गंज, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट थी और अब वो जंगपुरा सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जंगपुरा की जंग उनके लिए आसान नहीं है, जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। पड़पड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बड़ा सवाल है। करावल सीट की अगर बात करें, कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता है, बनाम मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी, ये वो तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिनके ट्रेंड अभी सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजवीर सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन गौड़ साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और गुरमीत सर हैं जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन गौड़ जी, किस तरह देख रहे हैं आप? हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे चल रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथी को भी नमस्कार। देखिए, रुझान हैं, ये शुरुआती रुझान है और अभी बैलेट पेपर मेरे ख्याल बैलेट वाली काउंटिंग, वो काउंटिंग हुई है। अभी मशीन्स पे उतना ज्यादा नहीं गए हैं, तो रुझान अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी रुझानों में नहीं आती, सरकार में आती है, तो समय बदलेगा, समय बदल रहा है धीरे धीरे। जब शुरुआत हुई थी तब परिस्थिति और ज्यादा दुर्लभ थी, अब परिस्थिति ठीक होती जा रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी नीचे की तरफ जाएगी और आम आदमी पार्टी ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए जो काम करे हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जितना मर्जी आम आदमी पार्टी को गालियां दी, जितना मर्जी गुंडागर्दी करी, जो भी करा, अल्टीमेटली देखिएगा जब रुझान आने वाले 1 से 2 घंटे में ये बदलते हुए दिखाई देंगे और आम आदमी पार्टी फुल मैंडेट के साथ, पूरे मैंडेट के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। अभी तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, अरविंद केजरीवाल जैसी जो सीट है उसमें भी कह रहे हैं कि पीछे चल रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी सीटें, हम भी फॉलो कर रहे हैं लगातार, तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जी, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं नवीन जी, जहां आपके कई दिग्गज मैदान में हैं और वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी, आप बताइए, दिल्ली का किला फतह करना इस वक्त बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, साख का भी सवाल है। हालांकि उत्साहित करने वाले रुझान हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आम आदमी पार्टी फाइट तो ठीक ठाक दे ही रही है। आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरी राम राम जी। तो हमारे लिए चुनौती नहीं, पिछले 26 साल से हम सत्ता से बाहर है और ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो 10 साल का केजरीवाल का जो कार्यकाल था जिसमें इन्होंने टेक्निकल भ्रष्टाचार किया, तो वो चीजें सारी जो ये विकास का ढोल पीट रहे थे वो भी फट चुका है इनका। इन्होंने जो हरियाणा पे एलिगेशन लगाई थोप देना, तो ये सारी चीजें पब्लिक ने देखी और जनता को एक अच्छी सरकार की उम्मीद है कि जो आप रुझान बता रहे हैं, रुझान तो अभी है शुरुआती, तो अभी 1-1.5-2 घंटे में तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से भी आगे जाएगी। ठीक है, ये आपका उत्साह है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन गुरमीत सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कितनी बड़ी चुनौती है ये आम आदमी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए तो वाकई है। अगर उत्तर भारत के राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है। देखिए, वैसे तो हर चुनाव का अपना महत्व होता है और अपने उसके समीकरण होते हैं, और इसलिए इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में भी लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करती रही है लगातार, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत लंबे समय से, पहले कांग्रेस ने लगभग 3 चुनाव में और फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बाहर रखा। तो बीजेपी के लिए एक जिसे कहते हैं ना, वो एक चुभन थी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से कि हम लोकसभा में वही मतदाता होते हैं और वो हमें सारी सीटें दिल्ली की दे देते हैं, तो फिर विधानसभा में क्या होता है। तो उस दृष्टिगत, और क्योंकि अब इतने साल हो गए थे और आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा दांव चला था, क्योंकि शुरू से आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, व्यवहारिक तौर पे आज भी अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव में एक अलग बात ये थी, 2 बातें थी अलग। एक तो देखिए, ये जो पार्टी थी ये कट्टर ईमानदार के नाम पर, और जो आप जानते हैं कि अन्ना हजारे जी का जो जन लोकपाल का आंदोलन था,
वहां से निकली थी। तो इस कार्यकाल में ये जो मामला हुआ जिसमें बहुत सारे मंत्री और फिर मुख्यमंत्री खुद जो अरविंद केजरीवाल थे उनको जेल जाना पड़ा। बहुत दिनों तक उन्होंने जेल से सरकार भी चलाई, त्यागपत्र नहीं दिया, और बाद में उन्होंने एक दांव खेला और एक महिला जो कि कमोबेश, और जो पार्टी के नेता थे, वैसे तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी है लेकिन फिर भी उसमें भी अगर आप तुलना करें तो उनसे कई सीनियर लोग भी थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का एक बड़ा दांव खेला और इस्तीफा दिया, और ये भी कहा बार बार कि मैं जनता की अदालत से जो है वो बरी होके आऊंगा, मेरे पे आरोप लगे। और अगर अब वो बरी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था, और जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि एग्जिट पोल का जलूस पहले भी निकलते रहे, लेकिन खासतौर पे हरियाणा में अगर आपको याद हो, बल्कि मजाक यही हो रहा था कई दिन से जब से एग्जिट पोल आए, और कि जब हरियाणा में जहाँ एग्जिट पोल बता रहे थे, क्योंकि सटा हुआ है हरियाणा आप जानते हैं 3 तरह से, और कि वहां जब बीजेपी जीत गई तो फिर दिल्ली में तो फिर एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि जीतेगी। तो देखिए इसमें तो एक तो ये बात जो थी, जो ईमानदारी वाली जो बात छवि थी उनकी, उस पर थोड़ा सा जो ये मामले चले उसकी वजह से वो पैदा हुआ। और दूसरा, कोई भी हो, आप नवीन पटनायक को देख लीजिए और कुछ अपवादों को आप छोड़ दीजिए, तो 15 साल एक बहुत बड़ा एक तरह से समय था जो लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, और मतलब 3 चुनाव अगर हम उस दृष्टि से कहें तो उसकी वजह से एक फटीक भी हो जाती है, एक मतदाताओं में भी एक प्रकार की वो होती है। तो उसकी वजह से आम आदमी पार्टी, अगर ये नतीजे जो आप बता रही हैं जो अभी चल रहे हैं 39-25 में देख पा रहा हूँ आपके स्क्रीन में, और लगभग सभी बड़े नेता जिनमें आतिशी भी शामिल हैं और अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि ये बैलेट पेपर्स का रुझान है, और आम आदमी पार्टी के लोग यही सोच रहे होंगे कि हरियाणा में बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे थी और वो में पीछे हो गई थी, आकाश ऐसा ही हो कि बैलेट पेपर में अभी बीजेपी आगे चल रही है। तो लेकिन हम जैसे मैंने कहा हर चुनाव अलग है। तो और दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत है वो दिल्ली से हुई, सबसे पहले उसे सत्ता बिल्कुल दिल्ली में मिली, तो उनके लिए अपना एक तरह से जिसे बोलते हैं कि किला बन गया था या अभेद दुर्ग बन गया था वो। और डॉक्टर गुरमीत सर, एक ये बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी 2013 से सत्ता में लगातार बनी हुई है, एक ही ऐसी पार्टी है जो दिल्ली की सत्ता में लगातार बनी हुई है, लेकिन अगर हम एक टेन्योर देखें 2020 से 2025 तक का, कितना चैलेंजिंग टेन्योर वो रहा, क्योंकि जिन 2 बेस मॉडल्स की बात करती है आम आदमी पार्टी, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर भी जिस तरह से स्तर घटा है, जीएसडीपी के कुछ आंकड़े आए हैं, या मोहल्ला क्लिनिक्स का जिक्र किया गया हो, कोविड के टाइम पर वहां पर कई सवाल खड़े हुए कि छोटी मोटी क्रोसिन टाइप की दवाइयां तो वहां मिल जाती हैं आम लोगों के लिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो टेस्ट की सुविधा वहां पर होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिन चीज का जिक्र किया कोविड के टाइम पे, वो सुविधाएं वहां पर आम जनता के लिए नहीं है। तो 2020 से 2025 का वो टेन्योर जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट और बुलंद होकर आवाज उठाती थी, क्या 2025 में भी उसी तरह का जो आम आदमी पार्टी का जो काम है वो जनता के जहन में रहा, जिसको मद्देनजर रखते हुए जनता ने वोट किया होगा? अब तो थोड़ी देर में आपको ये इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि वो जनता के जहन में रहा या नहीं रहा, क्योंकि अगर जनता उन्हें हरा देती है तो इसका मतलब वो जो था, जो एक चढ़ाव था आम आदमी पार्टी का। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्षेत्र हो, जो व्यक्ति 6 से, जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि जो सुई 6 से 12 पे जाती है वो 12 से 6 पे वापस भी आती है, तो वो कोई भी आदमी जब एक चढ़ता है तो उसकी एक लिमिट होती है और फिर वो वापस आता है। तो इसमें पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अमर तो है नहीं। दूसरी बात ये कि जब शुरुआती पीरियड होता है तो नो डाउट 2-3 चीज़ों में, चाहे वो भ्रष्टाचार के, मुझे अभी भी याद है जब शुरू में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो ये आने लगा था, खबरों वगैरह में आता था, आप लोगों के माध्यम से इस तरह के समाचार आते थे कि लोग डरने लगे हैं सरकारी कार्यालयों में मांगने में, कोई पैसा मांगने में, रिश्वत मांगने में। और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बुनियादी बातें होती हैं, तो दोनों पे इन्होंने जो है वो मॉडल स्कूल बना के, और उसके बाद विदेशों तक भी जो है उनकी ख्याति हुई। आपको पता है कि अमेरिका से या बाहर से कोई जब वो आते थे बड़े राष्ट्राध्यक्ष, वो भी दिल्ली के स्कूल देखने जाया करते थे, और मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे शुरू में, और आप जानती हैं कि आतिशी जी उस समय से भी जुड़ी रही पार्टी से। तो वो एक था जो इनके कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने पंजाब में भी उसको दोबारा वो करने की कोशिश की है। तो लेकिन निश्चित ही एक समय के बाद एक चीज़ का एक सैचुरेशन लेवल भी आता है, और जो ये वाला कार्यकाल था उसमें तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आरोप लगने लगे अरविंद केजरीवाल पे, और उसके बाद हालांकि इसी दौरान अगर मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा राज्य पंजाब उनको मिला,
इसी दौरान, और 20 से 25 की जो आप बात कर रही हैं, इसी दौरान उनको वहां पर भी सत्ता मिली और बहुत बम्पर बहुमत से वो लोग वहां पर जीते। तो अभी दिल्ली के चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी लोगों की दिलचस्पी रहेगी, देखिए जो नतीजे स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा है, 70 सीटें हैं आपके यहाँ दिल्ली में, और अगर वो रुझान अगर अभी इस तरह से जिस तरह के चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी बहुत अर्ली है, 1 घंटा मिनिमम और लगेगा जब हम कुछ स्पष्टता से ये बात कह पाएंगे, या 2 घंटे कम से कम और लगेंगे। यानी अंतर जो है गुरमीत सर वो डबल हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन जी से मेरा सवाल है। नवीन जी, क्योंकि डॉक्टर गुरमीत जी ने जिक्र किया पंजाब में सरकार का, जिस टेन्योर का मैंने जिक्र किया था 2020 से 25, उसी बीच आपको पंजाब राज्य भी मिला, ये सही बात है। लेकिन पंजाब में फ्रीबीज को लेकर जिस तरह से जनता परेशान हुई, बिजली कटौती को लेकर आपने फ्री बिजली देने का वादा कर दिया था, लेकिन पंजाब की जनता इस बात से परेशान थी कि फ्री क्या बिजली तो आ ही नहीं रही है। मूलभूत सुविधाएं वहां पर जिसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब की जनता हताश भी थी, परेशान भी थी। इस तरह के जो वाकया सामने आ रहे थे पंजाब से, क्या आपको लगता है कि उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी क्या इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर जनता का विश्वास, जनता का भरोसा जीतने में सफल रह पाई है? प्रचार के दौरान तो कम से कम ये भांप लिया जाता है। मैं एक तो आपका जो सवाल करने का तरीका है उसको सलाम करता हूं कि आपने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि पंजाब में ना बिजली आ रही है ना फ्री दी जा रही है। ये सिद्ध करके आपने मुझे सवाल पूछा, बड़ी गजब बात है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पंजाब में बिजली भी आ रही है और 300 यूनिट बिजली फ्री आ रही है, और वो सभी के लिए है, और 80% जनता को बिजली पंजाब में फ्री मिल रही है। दूसरी बात, जो भाजपा के साथी बैठे राजवीर जी, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं जो ये शुरुआती रुझान है और उनका क्या हश्र हुआ था हरियाणा के अंदर, वो उसका जवाब मेरे से ज्यादा अच्छा तरीके से वो जानते हैं। जब कांग्रेस 70, 73, 75, 80 तक जा रही थी हरियाणा में, और फिर उसके बाद कहां पर आकर रुकी, इसका ये सभी जानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन काम करे हैं। अभी जो काउंटिंग आप दिखा रहे हैं, जो रुझान जो है वो शुरुआती रुझान है। अभी बहुत प्रतीक्षा करनी है, अभी 1-2 घंटा और प्रतीक्षा करनी है, देखना है क्या होने वाला है, उसके बाद पता लगेगा कि क्या जनता ने किसको मैंडेट दिया। और रही पोल्स वगैरह की बात, तो पोल्स तो 2013 में देखा था, 2015 में देखा था, पंजाब का देखा था, 2020 में देखा था। हर बार आम आदमी पार्टी को पोल्स ने अंडर एस्टिमेट करा है। अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की और अच्छे मैंडेट के साथ सरकार बनाई, ये सब जानते हैं। और दिल्ली में जो काम करे हैं पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, झूठी जांचों को लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रखा, आम आदमी पार्टी को क्रश करने की कोशिश करी, पूरी की पूरी लीडरशिप जेल के अंदर आम आदमी पार्टी की डाल दी। तो जनता ने ये सब देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हर वो कोशिश करी है। लेकिन नवीन जी, ठीक है नवीन जी, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। साल 2015 और साल 2020 का जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो इस बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज में काफी गिरावट आई है। और अमूमन चुनावों के दौरान और इलेक्शंस में ये चीज कही जाती है, हालांकि ये ट्रेंड अब बदल रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वोटिंग कम होती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का एक इशारा होता है। और क्योंकि आप 2013 से सत्ता में एक तरह से बने हुए हैं, चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को आप एड्रेस कर पाए क्या दिल्ली में? देखिए, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, मतलब बहुत सारे चुनाव भी देखे हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों के संपर्क में भी रहे हैं और आप जैसे लोगों के संपर्क में भी रहे हैं। तो आइडियली जब लोग बदलाव चाहते हैं तो वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा होती है। ये आप कभी भी देख, जहां पर भी बदलाव हुआ है, जब दिल्ली में 2015 में बदलाव हुआ था तब वोट परसेंटेज क्या था। तो जब भी बदलाव करना चाहती है जनता, सरकार को बदलना चाहती है, उस समय पर वोट परसेंटेज गुस्सा होती है जनता और वो वोट देने जाती है हराने के लिए। ये तो उदाहरण हम नहीं मान सकते ना कि वोट परसेंटेज कम हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी की अगेंस्ट हुआ है, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी एक धारणा होती है, इस तरह की एक धारणा है। गुरमीत जी, मैं आपके पास आऊंगी सवाल लेकर, लेकिन राजवीर जी, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, लोकसभा में तो सातों की सातों सीटें आपने जीती, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली फतेह करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हर बार ही साबित होता है? हालांकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें 41 में बीजेपी आगे और आम आदमी पार्टी 24 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 पर अभी तक अपना खाता खोल पाई है। लेकिन बीजेपी किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ी? सिर्फ आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई के दम पर ही
बीजेपी ने ये पूरा चुनाव लड़ा है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है, दिल्ली की जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है, चाहे वो पूर्वांचल का मुद्दा हो या फिर यमुना पूर्वांचल के लोगों का मुद्दा हो या फिर यमुना की सफाई का मुद्दा हो। लेकिन जो ठोस मुद्दे थे जिनके आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती थी, उस पर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये विनोद सचदेवा हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, और मंदिर पहुंचे हुए पूजा अर्चना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं तो हर कोई भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता है। और इससे पहले हमने प्रवेश वर्मा को भी देखा था नई दिल्ली से, बीजेपी के उम्मीदवार, और अब विनोद सचदेवा यहाँ पहुंचे हुए हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर से। और दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। और राजवीर जी बताइए। वीरेंद्र सचदेवा जी है हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, आप करेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जो जिस आंदोलन के लेकर आम आदमी पार्टी बड़ी थी, पहले तो इन्होंने अन्ना जी के आंदोलन को भेज दिया, भाई हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति कीचड़ है, तो राजनीति में आए। फिर उन्होंने अपना लंबा चौड़ा एक बना दिया, भाई जो एक नैतिकता का एक पूरा कैलेंडर, भाई हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, हम कोई सुविधाएं नहीं लेंगे, वो सारी चीजें की। लोकपाल का एक जिक्र किया था इन लोगों ने, वो कहीं नहीं मतलब स्टैंड किया लोकपाल ने, ठीक है ना। ये होगी इनकी शुरुआती बात। और अन्ना आंदोलन में हम भी थे, मतलब अकेले ये लोग नहीं, देश की जनता का आंदोलन था वो, ठीक है ना। लोगों ने जो धोखाधड़ी की हरियाणा दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता ने वो सबक सिखाया है इनको। एक और बात है, दिल्ली की जनता को समझने में 10 साल लग गए। इन्होंने जो मार्केटिंग का वो बनाया ना इन्होंने आवरण सा, खर्च कर दिया डीपीआर पे, ठीक है ना। वो करोड़ों रुपए इन्होंने जो खर्चे थे वो इनका सारा चीजें वो सारे सामने आई। दिन आता है तो आज दिन है कि जनता तो एक ये टेक्निकल भ्रष्टाचारी लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले, इनसे पीछा छुड़ाने का काम किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर वर्कर ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमारे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया है। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार कैंपेन किया, और हमारे बड़े नेताओं ने सारी चीजें हम समझाने में सफल रहे कि धोखाधड़ी से आए हैं ये लोगों का, कोई ना राजनीति बदलने का कोई काम था, ना कोई इनका कोई विकास का एजेंडा, ना कोई इनकी विचारधारा है। इसको जनता ने स्वीकार किया। जनता ने प्रवेश वर्मा जी ने लगातार कैंपेन किया, हमारे जो बड़े नेता थे, अब किसी को वोट ले लो आप, हमारे जो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद, हमने मीटिंगें की है, लोगों को बताया कि इन लोगों ने जनता के साथ क्या क्या किया है। इन्होंने अपना घर बनने का काम किया, सिर्फ पूरे इकट्ठा कर लिया भाई सिस्टम, भाई हम सिस्टम में रहेंगे। जनता से इन्होंने कोई सरोकार नहीं था। जो मोहल्ला क्लिनिक थे इनके, आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल फैक्ट दे सकता हूँ आपको, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घर खुलवाए, उनको डबल ट्रिपल। ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी के पास एक तरह से देखा जाए तो ऑफर करने के लिए जनता के पास बहुत कुछ था, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात की हो या फ्रीबीज की बात की हो, शिक्षा की बात की हो। लेकिन बतौर विपक्ष बीजेपी कितने बुलंद तरीके से इन खामियों को उठा पाई है, जो उनमें अनियमितताएं पाई गई उन योजना में, या फिर जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचा या नहीं, क्या बीजेपी उन्हें उस बुलंद तरीके से उठा पाई, जनता के बीच जा पाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन गुरमीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि आम आदमी पार्टी के पास इतने सालों का काम, उसके दम पर आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया, अपने काम को लेकर जनता के पास गई। लेकिन 27 सालों का सूखा खत्म करने का सपना जो बीजेपी देख रही है, क्या बीजेपी ने उस तरह से जनता को केटर किया, उस तरह से जनता को ऑफर किया, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल सेंटिमेंट, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो चुनावों के दौरान कहीं ना कहीं उठकर आए, सिर्फ उन्हीं के आधार पर जनता के बीच बीजेपी गई? कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं, और जो लोकसभा चुनाव में उनको झटका लगा है, जब 400 पार की बात नहीं हुई, मुझे लगता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने और अधिक कमर कसी है, और उसके बाद और ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजी को शार्पन किया है, और वो कई बार भाषा में भी दिखाई देने लगती है, ज़्यादा भाषा शार्प हो जाती है। आपने देखा ही दिल्ली के चुनाव में किस तरीके से शुरू में कुछ भाषा के व्यवहार को लेकर विवाद भी हुए, और लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उसके बाद, क्योंकि वो एक बड़ा सेटबैक आप मान सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 303 सीटें थीं और वो 240 हुई लोकसभा में, और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं
वो जो हरियाणा में तो उन्होंने एक हारी हुई बाजी को पलट दिया, और महाराष्ट्र में भी जो लोकसभा चुनाव थे उसमें ये लग रहा था कि उसके आधार पर अगर हम चलें तो विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी, लेकिन वहां पर भी एक बम्पर जीत उन्होंने ले ली। और जहां पर देखिए जम्मू कश्मीर और झारखंड दो जगह पर जो सरकारें आई भी वो गठबंधन की जो सरकार थी जो हेमंत सोरेन की, और वहाँ एक अलग तरह की परिस्थिति थी, और उमर अब्दुल्ला के कारण जम्मू कश्मीर में सरकार बनी। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जो बड़ी जीत आई उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले भी बुलंद हुए। हरियाणा की तो लगभग पूरी मशीनरी वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल की। तो जिस तरह से उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटजी है, संभवतः अरविंद केजरीवाल अब तक उसका मुकाबला करते रहे थे, कांग्रेस तो मुकाबला ही नहीं कर पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा जाता था, चाहे आपको याद होगा पहले हनुमान जी को ले आए थे, कभी लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की फोटो लगाने वाली भी उन्होंने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है, और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पर, झूठे वादों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है, और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको।